कुछ भी हो जाए, मार्क्स जो है ना अभी 70% वेरी होने चाहिए। ठीक है, हम आइडियल लेके चलेंगे शुरू दिन से ही, 70% के आसपास घूमना चाहिए। ठीक है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन अनाप शनाप था क्या है? तो पूर्वा 59 नंबर अच्छा है, नंबर है नहीं है ना? कितना आया था? 59 ना, कम आ रहा है, नंबर कम आ रहा है, इसको ध्यान दो और टेस्ट को थोड़ा पढ़ के आओ। करेंट, मैं कह रहा हूँ करेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हो ना, उसी को दे रहा हूं मैं, कोई अलग से कुछ नहीं दे रहा हूं। ठीक है, चलो खैर ध्यान दीजिएगा, अभी मेंस की बारी बाद में करेंगे अपन क्लास के बाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज लिखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, कल हमने आईआर के बारे में काफी कुछ देखा था। ठीक है, सिलेबस कवरेज हुआ है, पता है ना आपको? ठीक, मैंने आईआर अभी सिलेबस नहीं लिखा है क्या पूर्वा? सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ है? आईआर के बारे में बताया था क्या? नेबर स्टेट्स को और एक नॉन नेबर स्टेट्स को। आईओ में तो सबके सब पूरे लिस्ट है, आईओ का लिस्ट सबको पता है ना, लगभग 32 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नाटो हो गया, ब्रेक्सिट हो गया, G7 हो गया, G15, G20। ठीक है, G20 आना ही है, 100% आना है। ठीक है, चलो तो आज सीधे टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, सिलेबस कवरेज पे बात करते रहेंगे। ठीक है, चलो लिखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, हाँ कहाँ तक पहुंचे थे, दिखाओ कुछ बचा हुआ है क्या? ये तो उसी का पार्ट है, इंडियन यूनियन जो है ना उसका पार्ट है। ठीक है, अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना चीजों को। देखिए पहले आप लोग देखते होंगे, ध्यान सुनना चीजों को। ठीक है, एक देखते हो हम लोग कौन सा आपका अलाइज, क्या देखते हैं हम लोग? अलाइज, सुना होगा आपने। ठीक, ये सुनो, एक है आपका अलाइड ग्रुप, सुना होगा आपने। ये सुनो, ये अलाइंसेस पावर कहते हैं, क्या कहते हैं? अलाइंसेस पावर। ठीक, एक देखा होगा आपने मिलिटेंट पावर ग्रुप। ये सुनो, पहले समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक है आपके कोऑपरेशन कंट्री। ठीक है, एक है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक, क्लियर रहेगा? ये सुनो, एक है कोवर्ट और एक है कोवर्ट एंड ओवर्ट। ठीक, सुना है सब नाम आपने? ये सुनो, ठीक, एक मैंने क्या कहा आपको? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक मैंने क्या कहा? कोऑपरेशन कंट्री। ठीक है, एक मैंने कहा अलाइज, एक मैंने कहा अलाइड ग्रुप, एक है मिलिटेंट पावर ग्रुप, एक कोवर्ट है, एक ओवर्ट है। समझ रहे हो आपको? एक सुपर पावर है, एक क्या है आपका? सुपर पावर, एक ग्रेट पावर और एक है आपका इमर्जिंग पावर। ठीक, ये जो टर्म्स लिखो, इसको सबको लिखो, सबके बारे में हमको जानना जरूरी है। सुपर पावर, ग्रेट पावर एंड इमर्जिंग पावर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अलाइज है ना, अलाइड ग्रुप जिसे हम कहते हैं एक अलग। ठीक है, एक है उसके बाद मिलिटेंट पावर, कोवर्ट, ओवर्ट एंड कोऑपरेशन कंट्री, है ना। ठीक, क्लियर रहेगा? चलो ये सुनो, ठीक, अब कई बार क्या करते हैं ना हम लोग, ध्यान सुनना, मित्र राष्ट्र का भी हम लोग अलाइज सिस्टम कहते हैं, मित्र राष्ट्र के रूप में भी देखते हैं। सबके बीच में क्या क्या अंतर है समझना। मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूं, बहुत ध्यान सुनने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो मान लीजिए कोई एक कंट्री है सर, ये सुनो, मैं केस 1 केस 2 के बेसिस पे पूरा इसको लाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये कंट्री बी है, ये कंट्री बी है, समझ रहे हो बात को? ये सुनो, ठीक, अब समझने की कोशिश करिएगा, जब भी ए और बी दोनों में याद रखेंगे, ठीक, डेमोक्रेटिक वैल्यू दोनों की सेम हो, ज्योग्राफिकल वैल्यू सेम हो, एक और पॉइंट इसमें जोड़ना है अपने को, नेचुरल ग्रुप, क्या कहेंगे? नेचुरल ग्रुप।
ठीक, हम लोग इसमें समझते हैं कि हम किसके साथ कैसे रहते हैं, समझना बात को, ठीक है। मैंने कहा केस ए क्या है, ठीक, कि दोनों की डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, समझना बात, डेमोक्रेटिक वैल्यू सेम है, दोनों का कल्चर भी क्या है आपका, सेम है, ठीक, दोनों का ओरिजिन भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की आइडियोलॉजी भी क्या है आपकी, सेम है, समझना बात, क्लियर रहेगा। क्या कहा मैंने आपको, डेमोक्रेटिक वैल्यू, कल्चर, ठीक, ओरिजिन एंड लास्ट वन, ठीक, आइडियोलॉजी, सब कुछ क्या है, सेम है, बट इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एकदम जीरो। तो सोच के बताओ ये सच्चे दोस्त हैं और भी है ना, अरे ओरिजिन से लेके सब कुछ है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो क्या होंगे, सच्चे दोस्त। तो अगर सच्चे दोस्त हैं तो सोच के बताओ इनमें से कौन सा जो है उसका ऑप्ट होगा केस वन के लिए, क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होंगे, क्या नहीं हो सकती, ठीक, कोऑपरेशन कंट्री हो सकते हैं क्या, नहीं, क्या अलाइंस हो सकते हैं क्या, यस, इसी को बोलते हैं क्या, मित्र राष्ट्र, क्या कहते हैं, बोलो, मित्र राष्ट्र या अलाइंस। अब बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया में अलाइंस है किसी का, क्या इंडिया किसी का अलाइंस है, क्या अलाइंस है हम लोग, मित्र राष्ट्र है हम लोग, हम सहयोगी राष्ट्र है सर, क्या है, सहयोगी, मित्र राष्ट्र नहीं, अलाइंस भले हम कह देते हैं, बट हमने हमेशा कहा है कि भैया हम तो कंप्लीट डिफॉर्मेशन में चलने वाले लोग हैं, हमको मतलब नहीं है, ठीक है। देखो दोनों के बीच में ना थोड़ा ही अंतर है बस, अलाइड ग्रुप और किसके बीच में, आपके अलायंस के बीच में। अब एक ध्यान सुना पूर्वा, ठीक, जब इस दोनों के बीच में इंटरनल सिक्योरिटी के मामले की बात हो, या कंट्री सी जो है वो कंट्री बी पर आक्रमण कर दे, समझना बात को, तो क्या कंट्री ए पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी, अगर कर गई तो क्या बन गया आपका अलाइड ग्रुप, क्या बन गया अलाइड ग्रुप, नहीं किया तो क्या बन गया आपका अलाइंस, समझ बात को। जब भी उनका इंटरनल मामला होगा, बाकी लड़ाइयां होंगी, किसी और देश के साथ कोई संबंध होंगे, तो अगर आपने ऐसा किया किसके साथ, अलाइड ग्रुप के साथ, तो पूरा का पूरा मिलके आपको क्या करेंगे, बायकॉट, जिसे हम कहते हैं क्या, आपका याद होगा, ठीक, ईयू, क्या कहते हैं, ईयू ने क्या किया, रशिया को पूरा बैन, किसका सपोर्ट किया, किसका, मगर क्या जर्मनी ने किया, क्या चाइना ने किया, क्या इंडिया ने किया, क्या हमारे संबंध खराब है, ये अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि हम हो सकते हैं अलाइंस हो, हम क्या हो, अलाइंस हो, बट अलाइड पावर, अगर अलाइड पावर हुआ मतलब कुछ भी करे तो उसका मतलब यह है कि तुरंत जाके क्या करेगा, उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, समझे बात को। हाँ तो लिखो इसको प्लीज, इस एग्जांपल से समझना, इसको ऐसे पूछेगा कभी नहीं, है ना, ठीक है। प्रांजलि, अलाइंस और अलाइड इसके बीच में क्या अंतर है, अलाइड ग्रुप और अलाइड के बीच में, हाँ इसी के लिए इसको बोलते हैं सिक्योरिटी अम्ब्रेला, लिखो इसको, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला, सिक्योरिटी अम्ब्रेला provided in allied group countries, अब सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्या है, पूर्वा, सिक्योरिटी अम्ब्रेला मतलब ये समझना, एक ही छत के नीचे ना सब एक साथ रहेंगे, उनमें से किसी को भी पिंच किए, ये मधुमक्खी के छत्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, ठीक है, समझना बात को, वो इसमें से एक किसी को टच करके देखना तो एक बार जाके, सब अटैक करेगा आपके ऊपर, समझ बात को, या तो सबको खत्म कर दो, ठीक है, या तो सबको खत्म कर दो, मगर एक को पिंच करोगे तो बाकी सब एक साथ लड़ने आएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आया था, याद रखेंगे, वर्ल्ड वॉर में, किस में आया था, वर्ल्ड वॉर में। अब एक और आते हैं कोवर्ट क्यूर, किस में आएंगे, कोवर्ट। अब कोवर्ट क्या होता है, सुनो बात को, कुछ डाउट है नहीं ना, ठीक, एक होता है कोवर्ट और एक होता है ओवर्ट, ठीक है। सोच के बताओ अनुपम, कोवर्ट और ओवर्ट की बहुत चर्चा चल रही है आजकल, क्या है दोनों में अंतर, कोवर्ट एंड ओवर्ट, ठीक, इसको ना बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसको अंडरस्टैंड उसमें रखिएगा कि आपको उसमें आना चाहिए कि कोवर्ट क्या है, ओवर्ट क्या है, बता पाओगे। देखो कई ऐसी ट्रीटी एग्रीमेंट्स होते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, समझना बात को। अनुपम ध्यान दे इधर, दो कंट्री है सर, ठीक है, अलग अलग कंट्री है हमारी, समझना बात को। कई ऐसी ट्रीटियां होती है जो याद रखेंगे एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉपरेशन होते हैं जिसमें चीजें क्या होती है, बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। जैसे मान लीजिए नेहा है, ठीक है, और नेहा और पूर्वा है मान लीजिए, अरे है ना, ठीक, कुछ ऐसी बातें होंगी
जो याद रखे किसी और को नहीं बताओगे आप, ठीक है। कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी जो किसी और को पता नहीं चलेगी, ठीक है, उसे कहते हैं कोवर्ट। क्या कहते हैं? कोवर्ट। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जो आपने सुना होगा RAW, सुना है आपने? अरे हाँ है ना? रॉ सुना है आपने? है ना? ठीक। रॉ का जब हमने यहां पर फॉर्मेशन किया सर इंडिया में, ठीक है, तो हमने इजराइल की मोसाद को बुलाया। किसको? मोसाद। और इंडिया की किसको? IB। किसने? IB। और इधर कौन है? मोसाद। दोनों ने मिलकर क्या किया? एक नया क्या बना दिया? विंग बना दिया, जिसका नाम क्या था? RAW। तो ये कोवर्ट था कि ओवर्ट था? कोवर्ट की ओवर्ट? क्या है? कोवर्ट। ठीक है। एक और एग्जांपल, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, याद है? याद है? न्यूक्लियर टेस्ट कहां हुआ था बताओ? पोखरण में। कब हुआ? 1988। मैं बताया, भगा दूंगा तुम लोग एक आध दिन, तो ऊपर टांग दूंगा एक आध जगह। अरे मूवी तो देखे होगे, कम से कम देख लिया करो भैया ऐसी मूवी, ठीक है। एक पठान सठान मूवी देखने से क्या मिलेगा, ठीक है, उससे कम से कम ऐसी मूवी देख लिया करो, ठीक है। हाँ, अच्छा ये वो सोचो उस समय PM कौन थे, बस सोचो। तो सोचो ना सर, कब होगा? 1999 में होगा ना एक्चुअल में, तो ठीक है। 1998 में शुरू हो गया था, 97 में शुरू हो गया था, बट एक्चुअल में कब हुआ? 1999 में, ठीक है। अब सुनो बात को, ठीक। वो जो मिशन हुआ, क्या इंडिया अकेले अपने दम पे किया था क्या? अरे कुछ कंट्री साथ दिया था, वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल था। वो कोवर्ट था कि ओवर्ट था? कोवर्ट था। क्या था? कोवर्ट। नहीं समझे बात को? अरे आज तक नहीं पता चला है कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमारा किसने साथ दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ इंडिया का नहीं था, इसके पीछे भी याद रखेंगे कुछ आपके सुपर पावर थे, समझ बात को, ठीक। वो क्या था? आपका कोवर्ट। क्या था? कोवर्ट। अरे है ना? अब किसी आतंकवादी कैसे मार देते हैं, याद रखेंगे, तो क्या है आपका? ओवर्ट। जो ट्रीटी सबके सामने हो, जैसे न्यूक्लियर डील की थी हमने, याद होगा आपको, ठीक है। टेस्टिंग की बात नहीं करो सर, है ना, न्यूक्लियर डील अब किया था, है ना, ठीक है, जिसको 1974 की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो क्या था? ओवर्ट था। क्या था? ओवर्ट, ठीक है। पूरे दुनिया के सामने हमने क्या किया? उसको लॉन्च करने की कोशिश किया सर। बट जब हमने पोखरण किया तो क्या था? कोवर्ट था। जब भी कोई ट्रीटी हो एकदम कॉन्फिडेंशियल हो तो क्या है? कोवर्ट। और जब ओपन हो तो क्या है? ओवर्ट। लिखो प्लीज। तो मोसाद का फॉर्मेशन किस में हुआ है? आपके कोवर्ट में, ठीक है। सॉरी मोसाद ही सर, रॉ का। चलो ठीक है। चलो सर बढ़े आगे। अब एक और चीज यहां पे दिख रहा होगा आपको, ध्यान सुनो, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब देखो, एक है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सर कोई बता पाओगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है? इन दोनों के बीच में ना इतना ही अंतर है, बस ध्यान सुनना चीजों को। एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है और एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं करता। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए, याद रखेंगे, अपने एक्जिम को लेकर या अपने एम्बिशियस को लेकर क्या करते हैं? जुड़ते हैं, फिर धीरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, ठीक। अलाइंस अलाइड ग्रुप में अच्छी बात यह है कि एक बार दोस्ती हो गई तो टूटेगी नहीं समझे बात को? जैसे यहां बैठे हो सब लोग, इतने लोग, समझना बात को, ठीक है। अब इसी से तीनों का मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि कौन सा कोवर्ट है, कौन सा ओवर्ट है, कौन सा मिलिटेंट पावर है। सुनो बात को, ध्यान सुनो, ठीक। अब प्रगति और नेहा मान लीजिए अभी अच्छे दोस्त थे, अरे हाँ मान लो, ठीक है, हो, ठीक है। अब समझना बात को, ठीक। अगर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में होंगे कौन कौन? प्रगति या नेहा मान लीजिए, समझना बात को, अरे हाँ ना, तो तब तक दोस्त रहेंगे जब तक PSC का एग्जाम ना निकल जाए, समझ बात को। PSC का एग्जाम निकला, उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते। अब गलती से जो नहीं पढ़ेगा, मान लीजिए उनमें से एक बच्चा रुक गया, एक बच्चा बन गया SDM, समझना बात को, तो ऑटोमेटिक वो TT क्या हो गई? समाप्त, समझ को। टू फुलफिल देयर ऑन इंटरेस्ट और ऑन एम्बिशियस, ठीक है। जब वो फुलफिल हो जाए तो वो ऑटोमेटिक को क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होती है? समाप्त। इसमें कोई लेवरेज नहीं है और इसमें कोई आपका बॉन्डेज नहीं है, ठीक है। वो जब तक है ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, ऑब्जेक्ट अगर पूरा हो गया उसके बाद क्या है? साइट। तो ये है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसको नेहा वेहा मत लिखना उसमें, है ना, ठीक है। पता चला नेहा और प्रगति का एग्जांपल लिया है, ठीक। अब एक और चीज, ध्यान सुनना चीजों को, ठीक। बट हाँ, आप जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं सर, ध्यान सुनना चीजों को, वो ना एक ही विचारधारा के लोग होंगे। अब मैं से मान लीजिए प्रगति अब यहां बैठी है, PSC की तैयारी कर रही है, समझना बात को। अब याद रखेंगे एक बच्चा और है जो, समझना बात को, जो तैयारी कर रहा है किसका? आपके, ठीक, नागालैंड सर्विसेज का, समझे बात को,
अरे है ना, ठीक है। तो क्या उनके साथ दोस्ती होगी? नहीं होगी ना। अरे क्या उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा क्या? नहीं होगा। ठीक, अरे छोड़ो उधर का, ठीक है। एक बच्चा और है, याद रखेंगे, जो याद रखेंगे युगांडा की तैयारी कर रहा है, युगांडा पीसीएस की, ठीक है। आप समझना बात को। तो क्या उससे दोस्ती करेंगे? क्यों नहीं करेंगे सर? अरे कल्चर अलग है, सोच अलग है, ठीक है, जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी अलग है दोनों की, समझ बात को, कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कोऑपरेशन कंट्री। क्या होता है कि भैया तू युगांडा का इतिहास बता, मैं तेरे को भारत का इतिहास बताएगा। आप समझे बात को। जब सिमिलरिटी ना हो तो कोऑपरेशन है सर, और जब सिमिलरिटी हो तो क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लिखो प्लीज, छोटे छोटे एग्जांपल लगाया करो, छोड़ना भर नहीं एग्जांपल्स को। बढ़ाओ गाड़ी आगे में, है ना, ठीक। अब एक आपको दिख रहा होगा, ये तो सब समझ गए आप लोग, है ना। एक मिलिटेंट पावर जानते ही हो सर, क्या है मिलिटेंट पावर? अरे मिलिटेंट पावर ग्रुप क्या है? लड़ाई करने के लिए दोस्त, इस बात को, लड़ाई करने के लिए दोस्त हैं। जैसे हॉस्टल में याद रखेंगे, है ना, पहले ऐसे हॉस्टल्स हुआ करते थे, ये हॉस्टल वो हॉस्टल, आपस में लड़ते रहते थे, इस बात को, ठीक है, ऐसा था। अब कहाँ पता तुम लोग को इस चीज, ठीक है, समझना बात को, है ना। अब सुनो बात को, सुनो। जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ, एक साइंस कॉलेज है, एक एनआईटी है, ठीक है, और दोनों का हॉस्टल अपने आप में माहिर था पहले, है ना, अभी भी होगा जहां तक मुझे नहीं पता। 15 साल पहले बहुत माहिर थे दोनों हॉस्टल्स अपने आप में, ठीक है। इधर का बच्चा उधर नहीं जाएगा, उधर का बच्चा इधर नहीं आएगा। अब सुनो बात को, ठीक, मान लीजिए, सुनने की कोशिश करना। अब कोई तीसरा हॉस्टल जो दुर्ग का है, वो याद रखे कहां आ गया, रायपुर आ गया, और रायपुर में किसी को पीट दिया एनआईटी बच्चे को, तो उसमें कौन आ जाएगा, ऑटोमेटिक कौन आ जाएगा, साइंस कॉलेज का लड़का भी आ जाएगा, किसके साथ में, एनआईटी के लड़के के साथ में। समझ बात को, क्योंकि कौन है, तीसरा आदमी कैसे आ गया हमारे रायपुर में। आप समझो बात को। तो यही सोच है किसकी, आपके मिलिटेंट। हाँ, ऐसे टाइम में दोनों लड़ते रहेंगे, ऐसे टाइम में दोनों लड़ते रहेंगे, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फिलिस्तीनी, क्या है, फिलिस्तीनी, ठीक। फिलिस्तीनी और तालिबान देख लो, क्या है, तालिबान। वही तालिबान पाकिस्तान में क्या करते रहता है, आक्रमण करते रहते हैं, समझ बात को, वहां भी ब्लास्ट करते रहता है, ठीक है। बट जब भारत की बारी आती है तो दोनों एक साथ हो जाते हैं लड़ने के लिए, तालिबान भी और पाकिस्तान भी, ठीक है। तो उस समय लोग क्या हुए, मिलिटेंट पावर ग्रुप। क्या हुए, मिलिटेंट पावर ग्रुप। मतलब समझना कि जब एक ही, देखो दोनों की आइडियोलॉजी क्या है, आतंकवाद है, किसकी, पाकिस्तान की भी, तालिबान की भी, इस बात को। जब उनकी सोच एक जैसी है, तो उस समय क्या होता है, कोई दूसरा कंट्री उन पर अटैक करता है तो क्या करता है, दोनों एक हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं मिलिटेंट ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, ठीक है, नाजीवाद फांसीवाद सुना है आपने? अरे हिटलर सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना है? क्या लगता है जर्मनी और जापान के बीच में अच्छी दोस्ती थी? सर वो दोनों के दोनों क्या थे, मिलिटेंट पावर ग्रुप में थे। किस में थे, मिलिटेंट पावर ग्रुप। मगर बाकी अगर हम उसकी बात करें, किसकी बात करें, यूके यूएस की, वो इनमें से किस में थे, सोच के बताओ, किस में थे? उस समय के लिए क्या थे, आपके अलाइड ग्रुप में। तो उस समय क्या थे, अलाइड ग्रुप। बाद में क्या बन गए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। आपको तो मिलिटेंट पावर का एक ही उद्देश्य है, लड़ाई होगा तो आएंगे, लड़ाई नहीं होगा तो नहीं आएंगे। समझे बात को, ठीक। अब एक होता है नेचुरल कंट्री। क्या होता है, नेचुरल, ये कहा है ना, नेचुरल ग्रुप। कोई बताइए सर नेचुरल ग्रुप क्या होता है, बहुत कॉमन है एकदम, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नेचुरल ग्रुप क्या है, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिसका सब कुछ सेम है एकदम, जैसे भारत और नेपाल, हम लोग नेचुरल ग्रुप हैं सर। क्या है, नेचुरल ग्रुप। लगभग कल्चर एक, लोग एक, भाषा एक, जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी एक है, सब कुछ एक जैसा है। तो क्या है, हम लोग नेचुरल ग्रुप। क्या होते हैं, नेचुरल ग्रुप। क्लियर रहेगा, यस सुनो, ठीक। जैसे एक एग्जांपल समझना ना सर, आपके पिता के सबसे अच्छे दोस्त कौन होंगे, जो उन्हीं के सराउंडिंग के व्यक्ति होंगे, उन्हीं के डेजिग्नेशन में होंगे, समझना बात को, ठीक है। उन्हीं के साथ बचपन में पढ़े होंगे, उन दोनों का ओरिजिन साथ हुआ होगा। ओरिजिन कहने का दुनिया में आना, ठीक है, उनका इतिहास नहीं है कोई, ठीक है। अब समझना बात को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल। क्या कहते हैं, नेचुरल ग्रुप। समझ बात को, ठीक। मतलब जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सब कुछ अगर सिमिलर हो, सब कुछ इक्वल हो, तो क्या है आपका, नेचुरल ग्रुप। इंडिया एंड नेपाल, जल्दी को, इंडिया एंड नेपाल, ठीक। इंडिया और भूटान नहीं हो सकता है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भूटान का एकदम अलग कल्चर है सर, मगर नेपाल का एकदम हमारे जैसा है पूरा कल्चर। नेपाल में तो वीजा तक नहीं लगता है, ऐसे मुंह उठा चल जाओ, नहीं समझ बात को। बिहार वाले तो घूमते घूमते निकल जाते हैं, ठीक है, समझ बात को। चलो ठीक, बढ़िया आगे, ठीक। अब नेक्स्ट लिखते हैं इसके बाद, सुपर पावर, ग्रेट पावर एंड इमर्जिंग पावर। लिखो जल्दी, है ना। ये लोग को तो कोई संबंध ही नहीं है, ये ना गिरगिट है दोनों दोनों।
समझ बात को, ठीक है। कभी याद रखेंगे खीर खा सेवैया खाने हम उधर पहुंच जाते हैं, उधर से बमबारी आ जाता है, तो फिर बोलते हैं नहीं सेवैया नहीं खाएंगे अब तुम्हारा, ठीक है। तो ये लोग ना समझिएगा बात को, सास और बहू है, ठीक है। मतलब बाहर जाएंगे तो एक साथ अच्छा जाते हैं, फिर बाद में जाके उधर से उधर चुगली करते रहता है कि बहू ऐसा कर दी, सास ऐसा कर दी। तो ये लोग के बारे में बातें नहीं करना है। पाकिस्तान एक्चुअली दुनिया में वजूद है ही नहीं उसका, तो याद को, ठीक है। वो अलग बात है ग्लोबल 100 इंडेक्स में या हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है, ठीक है, इंडिया से ऊपर है, अच्छा पोजीशन पे है। तो समझिए जितने अवार्ड हैं वो सब क्या है, आपके आईफा अवार्ड हैं, ठीक है। चलो अपन आगे चलते हैं, सुपर पावर, ग्रेट पावर और इमर्जिंग पावर, ठीक। चलिए अब देखिए और क्या सर, सही तो है। भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है बोलते हैं। हमारे लोग कितने खुश है, देखो ये नेहा कितनी खुश है, ठीक है। इतना 39 नंबर लाने के बाद भी कितनी खुश है, देखो, ठीक है। नहीं आप 39 नंबर आया ना, पेपर दिए थे, ठीक, क्लियर है। चलिए तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, लिखेंगे ये लिखो, चलो नेहा सोच भी रही हो, बच गया भाई, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब देखो 3 ग्रुप पे हमने बांटा सर पूरे कंट्रीज को, ठीक है। एक है इमर्जिंग, एक है ग्रेट पावर है, और एक है सुपर पावर, ठीक। इससे सर हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकर लिखेंगे, डिसीजन मेकर एंड पॉलिसी मेकर, डिसीजन एंड लिखेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकर, ठीक, क्लियर रहेगा। चलो ग्रेट पावर में लिखेंगे सर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ठीक है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ठीक। एंड इमर्जिंग पावर सर फॉलोअर, क्या आपके फॉलोअर्स, ठीक। अब ध्यान सुनना चीजों को, मैं 3 चीजें ऐसे क्यों लिखता हूं हमेशा, सुनने की कोशिश करना। दुनिया का ऐसा कौन सा राष्ट्र है सर जो पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में पूरा का पूरा राइट रखता है? कौन है? सिर्फ एक ही कंट्री, इसका नाम क्या है? यूएसए। क्या है आपका? यूएसए। हालांकि सर अब वो पावर हट गया, ठीक। बाइडेन के आने के बाद कहीं ना कहीं, ठीक, फॉरेन डिप्लोमेसी उनकी कमजोर हुई है, किनकी? यूएस की, ठीक है। अब वो वजूद नहीं रहा जो पहले वजूद हुआ करता था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय, ठीक है, या बराक ओबामा के समय, इवन दो आपके डोनाल्ड ट्रंप के समय, ठीक है। अब वो वैल्यू घटी है। इसके घटने का रीजन ये है कि बाकी कंट्री इमर्स जो उसमें थी, ग्रेट पावर थी, वो क्या बननी चाहिए, शुरू हो गई सुपर पावर, ठीक। तो इसके पास एक ही कंट्री दुनिया में है जो क्या है आपकी सुपर पावर में, कौन? यूएस, ठीक। ग्रेट पावर में कौन कौन है सर? चाइना और जर्मनी, इंडिया, ठीक, फ्रांस, ठीक है, हंगरी, और जितने आप लोग याद रखेंगे डेवलप टू डेवलपिंग, देखते हैं डेवलपिंग टू डेवलप्ड, क्या कहेंगे? डेवलपिंग टू डेवलप्ड, तो वो सब क्या है आपके ग्रेट पावर, ठीक। मैं कुछ ग्रेट पावर लिखाया था, यूके सबसे बड़ा ग्रेट पावर यही है सर, इंडिया, चाइना, रशिया, ठीक, क्लियर रहेगा। और उसके अलावा देखेंगे जर्मनी, जापान, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है आपके ग्रेट पावर है सर। बट अब अच्छी बात ये हो गई है कि ग्रेट पावर और सुपर पावर के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया, समझ रहे आपको। और इसमें कौन आएगा सर? अच्छा, पाकिस्तान किसमें आएगा सर? जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमारे आईआर का, इस तीनों में नहीं आएगा क्या? वो तो किसमें आएगा? सुपर पावर, ठीक, ग्रेट पावर की इमर्जिंग पावर? अरे इमर्जिंग में आएगा, ग्रेट में आएगा, चलो ग्रेट में लिख देते हैं। आप लोग कह रहे तो किस में लिख देते हैं? ग्रेट में। उन लोग को खुद विश्वास नहीं है हम लोग ग्रेट पावर है, ठीक है, चलिए क्लियर है, ठीक। तो ये हमारा क्या है? 3 अलग अलग कंट्री है। सुपर पावर कुछ नहीं है, अनडेवलप्ड, डेवलपिंग एंड कंप्लीट डेवलप्ड। जो आपके इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे आप देखते हैं तो याद रखेंगे क्या है? ये कंप्लीट डेवलप्ड है सर, एवरी एस्पेक्ट है। ये क्या है आपका? डेवलपिंग टू डेवलप, और ये क्या है आपका? अनडेवलप्ड, क्लियर है। इनके पास पॉलिसी मेकिंग का कोई वो नहीं है, ऊपर वाले ने कहा तू ऐसा काम कर तो करेगा, ठीक। समझना बात को, ये है समझना बात को, ठीक है। दादाजी, ये पिताजी चाचा, ठीक है, और ये याद रखेंगे घर का छोटा बेटा,
ये समझ बात को, ठीक है। चुपचाप जो कहा गया कर लो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो ये है 3 हमारे क्या कंट्रीज के अलग अलग नाम। अब मैं आता हूं तुरंत आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसीज पर, तुरंत लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी सर, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलना है। लिखेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ऐसे लिखना, फेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द फेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। और नोट्स प्रॉपर बनाना, मैं पहले कह रहा हूं प्रॉपर बनना, घर में जाके दोबारा नहीं बनाना, ठीक है। संभवतः इसकी बुक अगले महीने में लॉन्च करूंगा, आईआर की, है ना, तैयार है, बट कुछ कुछ और मुझे करेक्शन चाहिए, ठीक है। क्या लिखिए, अरे फेस 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 मतलब चरण चरण फेस, हाँ, द फेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना, ठीक है। चलो, अरे फेस उसको फिर पूछ रहे हो, चेहरा नहीं बोल रहा हूं, फेस मतलब ऐसे चरण, स्टेप्स, ठीक, हाँ। आप ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा अगर हम देखें सर, ठीक है, सुनने की कोशिश करना, लिखते बनता है कि नहीं बनता है इसमें, ठीक, अरे ये क्या हो गया, ठीक। अब ध्यान सुनना चीजों को, है ना, चलो इसी में बना के देखते हैं। जब इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं सर, ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज की बात करें, ध्यान सुनना चीजों को, तो इसके कितने चरण, 4, ठीक। 1947 से लेकर 1962, क्या कहा मैंने आपको, 1947 से लेकर 1962, क्लियर रहेगा, यस और नो, ठीक। दूसरा फेस है सर 1962 से लेकर 1980s, ठीक है। उसके बाद तो फॉरेन पॉलिसी हमारी पूरी खराब हो चुकी थी, छोड़ दीजिए उसको, क्लियर रहेगा, ठीक है। थर्ड जो फेस आया सर, मैं इसको, हालांकि लोग ना 1991 तक ले जाते हैं, 62 से लेकर, मैं 80 तक ले जाता हूं कि 80 से लेकर 92 तक ना फॉरेन पॉलिसी के नाम पे कुछ नहीं था, ठीक है। इतनी गलतियां हुई हमसे 85 से लेकर 92 के बीच में, ठीक है, अपन उस पर ज्यादा जाएंगे नहीं। फिर आते हैं सीधे 1992 से लेकर 2014, क्लियर रहेगा, ठीक। और उसके बाद लिखते हैं लास्ट में 2014 से लेकर चल रहे अभी तक, है ना, ठीक है। चलिए, ये 4 चरण है सर आपके यहां, ठीक है, ये सुनो, अरे हाँ बोलो, पक्का, ठीक। अब देखिए सर, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, चारों चरण का अपना अपना क्या वजूद था, क्या मजा था, इसको देख लेते हैं, ध्यान सुनना चाहिए, है ना, ठीक। इसको कहते हैं नेहरूस एरा, क्या कहते हैं आपके, नेहरूस एरा, क्लियर रहेगा, ठीक। ये जो है सर, हालांकि शुरू में इसे कहा गया शास्त्रीय एरा, क्या कहा गया, शास्त्री, बट ये शास्त्रीय एरा न रहकर बाद में याद रखेंगे ये एरा बन गया पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग एरा, क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग एरिया, क्योंकि इस दौर पर ये चीज गड़बड़ी हुई हमसे कि 80s के 91 तक, लगातार समझना, हम इतने खराब ट्रीटी करते गए, इतने खराब ट्रीटी करते गए कि 65 में वार किया हमने, 62 में वार हुआ, 71 में वार हुआ, हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी हमारे यहाँ, यासिर अराफात जैसा व्यक्ति हमारे यहाँ चुनाव प्रचार करने आया, ठीक है, उसके सत्ता का परिवर्तन हुआ, 2 प्रधानमंत्री देखा भारत ने, ठीक है, पॉलिटिकल पूरी तरीके से क्या हो चुका था, कोलैप्स हो चुका था। तो उस समय भारत की इंडियन फॉरेन पॉलिसी सबसे निम्नतम स्तर पर थी, उसका नाम क्या है, 62 से लेकर 91। और उसके बाद याद रखें इतनी गरीबी आ गई कि भैया पूरा का पूरा नाम ले आया, क्या हमने, एलपीजी, सुना है आपने, ये सुनो, ठीक है। तो वो अच्छा एरा नहीं कहते, इसलिए इसे लिखते हैं पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग एरा फॉर फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। चलिए सर, पॉलिटिकल इम्बैलेंसिंग एरा फॉर फॉरेन पॉलिसी, ठीक। थर्ड में है सर आपका ये, यहां से हम शुरू हुए सर, एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी हमने यहां से स्टार्ट किया सर। एक तो नेहरू जी ने अच्छा खासा किया था फॉरेन पॉलिसी, नो डाउट, ठीक है, इसके बाद हम सीधे आ गए, ठीक है। इसे कहते हैं न्यू एरा, न्यू एरा, न्यू एरा, न्यू एरा ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और इसको नाम दिया गया है मोदी एरा, जो नहीं देना चाहिए व्यक्तिगत नाम से, बट दिया गया है भाई, मोदी एरा। चलिए भाई, ठीक।
अब आप कह रहे हो सर नेहरू एरा कहने में आपको दिक्कत नहीं हो, मोदी एरा कहने में दिक्कत हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे थोड़ी चर्चा थोड़ी है दोनों के दोनों, है ना। ठीक है, समझना बात को, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये 4 एरा रहते हैं हमारे पास, कितने, 4। अब प्रांजलि सोच के बताना चारों के अपने अपने क्या क्या डिफरेंसेस है। गर्मी लग रहा है क्या? तो एसी क्यों नहीं शायद काम कर रहा है? 28 में रखे हो क्या? वेरी गुड, मतलब आप लोग कहां से पास आउट हुए हो? चलिए, ठीक, चलो क्लियर है यहां तक। हाँ, ये 4 आपके अलग अलग दिखते हैं चरण, है। अनुपम देख के बताना, ठीक है। 1947 से लेकर 62 के एरिया को हमने कहा नेहरू सेरा। ये बेसिकली नेहरू सेरा तो अपनी जगह था सर, ये दौर था एनएएम का। किसका था? एनएएम। ये दौर था आपके डिहाइफनेशन का, ये दौर था नेबर फर्स्ट पॉलिसीज का, ये दौर था, याद रखेंगे, आपके इंटरनेशनल प्रेजेंस का। समझे बात को? इसलिए नेहरू जी को हम लोग कहते हैं हमेशा कि फॉरेन पॉलिसी में उनकी सोच बड़ी अच्छी थी। समझ बात को? तो लिखेंगे वहीं पर अलग से लिखना नीचे नेहरू सेरा करके लिखो अलग से, नेहरू सेरा। उसमें क्या क्या पॉइंट्स हुए ना उसको पढ़ना है अपने को। नेहरू सेरा, नेहरू सेरा की अगर हम बात करें, ध्यान सुनना चीजों को, देखिए प्लीज। जब भी नेहरू एरा की बात करते हैं सर, तो नेहरू सेरा में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है हमारे सामने, ठीक है, वो आता है, याद रखेंगे, ठीक, लिखेंगे वीटो। चलिए आ गया जो बात, ठीक है, याद आया वीटो। हमेशा कहते ना वीटो नेहरू जी की भूल थी, मैं दिखाऊंगा भूल भूल नहीं थी, मजबूरी थी। ठीक है, क्लियर है, बाद में बात करेंगे उस पर। ठीक है, सेकंड लिखेंगे सर एनएएम, थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड। तृतीय विश्व वाला जो था ना, बड़ा जबरदस्त था सर अपने आप में। ठीक है, मतलब इसके बारे में कभी पढ़ाऊंगा। मतलब मुझे, जब मैं खुद आईआर पढ़ता हूँ, ठीक है, या अपने जमाने में जब पढ़ता था, तो थर्ड वर्ड जब भी आता था ना, मेरे जुबान से हंसी निकलती थी। पता है इसका रीजन क्या है? ठीक, वो राष्ट्र थर्ड वर्ड की बात कर रहा है जिसके खुद के 40 करोड़ लोगों में से 35 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए वस्तुएं नहीं है। ठीक है, वो तृतीय विश्व बनाने निकले थे हम लोग विश्व शांति चाहते थे। क्या चाहते थे? विश्व शांति। ठीक है, अच्छी बात, शांति करो, बट ना पेट भर के करो। ठीक है, समझ बात को, है ना। चलिए, ठीक, तो इसको ना, इसलिए यूके वाले बड़े हंसते थे हमारे ऊपर। ठीक है, ये लोग यहाँ कुछ है नहीं और तृतीय विश्व बनाने चले हैं। ठीक है, चलो ठीक। इसके बाद लिखेंगे सर थर्ड वर्ड वीटो, एनएएम, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, ठीक, एंड इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन। कुछ ना इकोनॉमी के पॉइंट भी लाएंगे अपन इसमें। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब समझ आ रहा है नेहा एक्चुअल में आईआर क्या है? हाँ, ठीक, इंडस्ट्रियल, इनिशियल इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जिसे इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 एंड सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, पीसी महालनोबिस एंड नेहरू मॉडल। सुना है आपने? ठीक, ये एक अच्छा अचीवमेंट था सर। ठीक है, अगर फॉरेन पॉलिसी में थोड़ा समझाते चलता हूं आपको, याद रखना। ठीक है, देखिए सर, ध्यान सुनना चीजों को। नेहरू सेरा में ना एनएएम, थर्ड वर्ड, है ना, ऐसी चीजें क्यों आई? बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये फॉरेन पॉलिसी की अपनी क्या ब्यूटी थी, इसका क्या इंपॉर्टेंस था? तो याद रखेंगे जब 1947 में जब अलग हुए सर, हम लोग कई साल तक लड़ाइयां करते रहे। गांधी जी साथ में नहीं थे अब हमारे, जिस आइडियोलॉजी पे हम जिंदा रहना चाहते थे। समझना बात को, ठीक है, हमारे बीच रहे नहीं। अब बड़ा मुद्दा ये था कि इंडिया में, याद रखेंगे, मोनार्की हटानी थी। ठीक है, डेमोक्रेसी लानी थी। डेमोक्रेसी लाने के लिए सबकी दिक्कत थी, क्योंकि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोच रखी थी वो सबके सब एडवोकेट थे सर। लोकल्स को आज भी नहीं पता, जैसे इनको पूछो आर्टिकल 313 में क्या लिखा है तो नहीं पता। समझ रहे बात को? तो उस समय सोचो 1947 में कैसे याद रहता, या 48 में कैसे याद रहता। ठीक, तो एग्जैक्टली वहां पर 47 की जब बात करें हम लोग, तो नेहरू जी ने यही सोचा कि भैया हमारा पहला पॉलिसी ये होना चाहिए कि हम किसी के अलाइज या अलाइड ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनका मानना था, सुनो बात को, शुरू में हमने मोनार्की झेला सर। ठीक है, शुरू में हमने मोनार्की झेला, उसके बाद ब्रिटिशर्स कहना झेला। अब वही चीज को अगर हम फिर वही अलायंस ग्रुप में आना चाहेंगे तो मतलब कुछ नहीं होगा हमारी इंडिपेंडेंसी का, और इंडिया का अपना जो सेपरेट आइडेंटिटी बनाने की जो हमारी सोच है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खराब। ठीक, काफी विरोध हुआ सर, क्योंकि पूरे कंट्रीज दो भागों में बढ़ चुका था, पूरे दुनिया जो है। ठीक है, एक तरफ जर्मनी के साथ और एक यूके यूएस के साथ।
ठीक है, एक तरफ रसिया आ गई पूरी की पूरी, समझना बात को, ठीक है। हमने कहा सर किसी के साथ नहीं जाएंगे हम लोग, हाँ, बट एक पॉइंट हमने लग दिया सर अपने कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी फॉरेन पॉलिसी में भी कि हम ट्रीटी करेंगे, कोऑपरेशन लेंगे, हम जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके पार्ट बनेंगे, बट वो हमारी खुद की क्या होगी, चाहत होगी तब बनेंगे, हमें फोर्सफुली किसी में शामिल करने की चाहत किसी की नहीं हो सकती। और ये शानदार पॉलिसी था सर, इसलिए जब लगता है हमको कि इसमें नहीं रहना है, छोड़ देते हैं हम लोग। नहीं समझ बात को, पहले सार्क सार्क चिल्ला रहे थे मनमाने, याद है ना सार्क जो समुद्र में रहता है, नहीं ना, ठीक है, समझना बात को, ठीक है। पहले जो सार्क था उसमें हम चल रहे थे, अचानक से मूड आया, वो कहे आसियान जाएंगे, कहा जाएंगे आसियान, बीच में ब्रिक्स ब्रिक्स चल रहा था, याद है आपको, हमने कहा ब्रिक्स छोड़ो G20 में खेलेंगे अब, समझे बात को, क्योंकि वो हमारी इच्छा है, क्योंकि हमारी क्या खुद की सेपरेट क्या है फॉरेन पॉलिसी। और ये सबसे खूबसूरत जो फैसला था कि इनका नेहरू जी का, क्लियर है, ठीक। तो लिखेंगे सेपरेट फॉरेन पॉलिसी, सेपरेट फॉरेन पॉलिसी बाय पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। एक्चुअली सर हम लोग पंडित नेहरू जी को चिल्लाते रहते हैं भले, एक्चुअली पूरा खेल तो याद रखें वीपी मेनन का था, कभी नाम सुना होगा तो सुना होगा, असली खिलाड़ी तो वीपी मेनन थे, और एक याद रखेंगे, एक और खिलाड़ी थे याद रखेंगे KM मुंशी, सुने होगा भी नाम, ठीक है, ये असली खतरनाक खिलाड़ी थे। और इन सब के याद रखेंगे मुखिया थे कौन आपके, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, मेन खिलाड़ी ये थे सर, ठीक है। चलिए, वीपी मेनन से ज्यादा चालाक आदमी आज तक भारत में कोई पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, ना होगा, ठीक है। चलाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय वो सिनेरियो देख पाते थे चीजों को लेकर, चलो ठीक है, ठीक है। यहीं से हमने लाया क्या, आपके इसी पॉलिसी के बेसिस पर क्या लाया हमने, थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड में क्या कहा, सुने बात को, ठीक है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है आपका, वर्ड पीस, क्या है आपका, वर्ड पीस, ठीक है। एक तरफ वर्ड पीस लगा रही थी कौन, यूनाइटेड नेशन, बट सबको पता सर यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे आपके क्या था, लीग ऑफ नेशन के फेलियर का क्या था, आउटपुट था। सुने लीग ऑफ नेशन, सुने लीग ऑफ नेशन, थोड़ा लग रहा है, सुना सुना नहीं लग रहा है, लीग ऑफ नेशन बोलो, लीग ऑफ नेशन बोलो फिर से, ठीक। तो लीग ऑफ नेशन का फेलियर का जो आउटपुट था वो क्या था आपका, क्या था, यूनाइटेड नेशन, क्या था आपका, यूनाइटेड नेशन। आप समझे बात को, ठीक। तो हम समझ चुके थे सर पहले से ही, वीपी मेनन पहले समझ गए। एक चीज समझना बात को, जो न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी आई थी सर, क्या आई थी बोलो, अभी मैं अलग अलग जगह पे ले जाऊंगा आप लोग, बोलो न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी। अब उसी से आया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आया बोलो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबको लग रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक के लिए आया था, प्रशासन आएगा बनेगा, जनता के लिए सुशासन बनेगा, समझना बात को। ये एक्चुअली सोचे समझे चाल थी रूजवेल्ट की, किसकी थी, रूजवेल्ट बोलो, रूजवेल्ट बोलो, कौन थे रूजवेल्ट, अरे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, हाँ ठीक है, वो उसकी सोचे समझी चाल थी। और एक उसके साथ एक दोस्त था उसका, चर्चिल, कौन था, जानते हो चर्चिल का नाम, जिस पागल ने कहा था क्या अधरंगा फकीर, किनको कहा था, अधरंगा फकीर किसको कहा था, गांधी जी को कहेंगे ना, वही तो एक फकीर थे भारत में, बाकी तो सबके सब याद रखें कोट बोर्ड पे चलते थे, वही एक आदमी थे जो बेचारे पुराने वाले धोती पहनते थे, ठीक है, समझना बात को, ठीक। इन दोनों की सोच इसलिए थी, 1945 आते आते तक पूरा वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स हो चुका था सर, सुन लीजिए बात को, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स इसलिए हो गई थी कि इधर से कम्युनिस्ट कंट्रीज को लेके बैठा था कौन, यूके, समझना बात को, और यूएस क्या कर रहा था, छोटे छोटे कंट्रीज पे अपने पूरे के पूरे एक्सपांशन पॉलिसी पे आ चुका था, दोनों की इकोनॉमी पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, बर्बाद। समझ को, जितना इनको अपने मार्केट को बूम करना था, एक्सपांड करना था, वो कर चुके थे, मगर अब मुद्दा आ गया कि छोटे कंट्रीज के मार्केट को क्या किया जाए, ग्रैब किया जाए। तो इसीलिए लाया क्या, न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी, और लोगों को नाम क्या दिया हमने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो वुडरो विल्सन वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूजवेल्ट की बात कर रहा हूं, किसकी, रूजवेल्ट की। मगर ये बात वीपी मेनन समझ चुके थे कि भैया ये लोग ला रहे हैं ना, ये नया नया यूनाइटेड नेशन मिशन, इसमें कुछ नहीं होने वाला हम लोग का, हम इनके भरोसे रहेगा तो हम लोग को तो गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर एक काम करते हैं, हम थर्ड वर्ड बनाएंगे, और थर्ड वर्ड का नाम क्या होगा आपका, वर्ड पीस, क्या है, वर्ड पीस, हमारा थीम क्या होगा, वर्ड पीस। आप भी बनाओ यूनाइटेड नेशन, मगर हम भी बनाएंगे, क्लियर है, इसीलिए क्या लाया हमने, ठीक। अब इसको हंसा किस लिए, ये भी सुनो बात को, यूके बड़ा हंसता था इस बात को लेकर, इनके पास ना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठंडी लग रही है, बड़ा दिक्कत है जी,
एक काम करना, इधर से 22 लगा देना, उधर 36 35 लगा लेना है, 35-36 का, तो दोनों का बीच के ना 28 आएगा। फिर इधर गर्म इधर ठंडा, ठीक। हाँ, फिर सर्दी होगा, ठीक। इधर देखो, चलो ठीक है। वर्ड कहा था मैं, फिर भूल गया। हाँ, क्लियर है। हाँ, क्लियर रहेगा। तो चलो, इसकी बात यहाँ पर यूके के कहने का रीजन यही था कि इनके पास खुद का पॉलिसी नहीं है, और पॉलिसी ना होने के बीच में भी ये क्या बना रहे हैं, अपना थर्ड वर्ड, ठीक है। और इसी का आउटपुट क्या है सर, एनएएम। क्या है आपका, एनएएम। लिखो, ठीक। चलिए, और इन्होंने, नेहरू जी ने एक नाम दिया, क्या, नेबर फर्स्ट पॉलिसी। क्या कहा उन्होंने, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। अभी ना 1-2 दिन अपन पूरा का पूरा ऐसे इंट्रोडक्शन में चलने की कोशिश करेंगे यार का, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। नेबर फर्स्ट पॉलिसी क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए, हमारे पड़ोसी की। पड़ोसी चाहे कैसा भी रहे, ठीक है। समझ, मैं कल भी बताया था, पड़ोसी से पंगा मत लेना, ठीक है। ये तो कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कर रहे हो, सब बता देगी मम्मी को, समझे बात को, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, ये जो क्या है आपका, नेबर फर्स्ट पॉलिसी है। इसी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत में हमने याद रखेंगे, जो वीटो का पावर दिया, किसको दिया था, चाइना को दिया था। किसको दिया था, चाइना। मैं थोड़ा सा आपको ना इंट्रोड्यूस करता हूं चाइना को लेकर, कि आखिर नेहरू जी ने ऐसा क्यों दिया होगा, ठीक है। शशि थरूर की रिपोर्ट है। शशि थरूर उस समय आपके फॉरेन डिप्लोमेट थे, है ना। अभी तो याद रखेंगे पॉलिटिक्स में आ गए हैं, वन ऑफ द ग्रेट पॉलिटिशियन सर, ठीक है। और उनकी इंग्लिश सुनकर और उनका जो स्पीच सुनकर ऐसे लगता है कि दुनिया में एक ही पढ़ा लिखा इंसान है, वो शशि थरूर है, ठीक है। हिंदी में अटल बिहारी वाजपेयी और इंग्लिश में शशि थरूर। आप सुनो बात को, ठीक है। हाँ, कुछ काम है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, है ना। क्लास ओवर करना है क्या, हाँ, ठीक है। अब देखो ध्यान, क्लियर है। अब सुनो बात को। पॉलिसी ये थी सर कि मुद्दा ये था 1947 के बाद, 48 के बाद खासकर, यूएस ने हमें प्रपोजल दिया। पहला प्रपोजल यूएस की तरफ से था कि 4 सीटें हैं अभी तक, किसमें, आपके सुप्रीमेसी में। सुप्रीमेसी मतलब क्या, वीटो पावर में, परमानेंट मेंबर में। किसमें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर में कितने मेंबर थे, 4, ठीक है। 44 कंट्रीज उस समय हुआ करती थी, ठीक है। समझना बात को, चार्टर 31A के तहत में, ठीक। तो हुआ मुद्दा ये कि अब एक और कंट्री बढ़ाई जाए। समझ बात को, ये तय था, एक कंट्री और सुपर पावर में आएगा, सॉरी आपके किसमें आएगा, आपके वीटो पावर में आएगा, ठीक। यूएस ने किसको दिया, सबसे पहले भारत को, ठीक। चाइना ने भी दिया किसको, सॉरी रशिया ने भी दिया किसको, इंडिया को। यूएस ने इंडिया को इसलिए प्रपोजल दिया सर, ये मत सोचना कि यूएस का हमारे प्रति बहुत प्रेम है, वो आज भी प्रेम नहीं है। समझ रहे हो, आज भी पाकिस्तान से ऐसा होना, लड़ाई होगा तो यूएस किसके साथ खड़ा मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब उसको भी पता है, अब उसका पावर खत्म हो गया है ना। उसका उससे ज्यादा पावर अब चाइना, रशिया के पास हो चुका है, ठीक है। अब सुनो बात को, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, हमें प्रपोजल दिया। प्रपोजल देने के पीछे रीजन ये था, देखिए, कम्युनिस्ट कंट्री कौन सी थी, यूएसएसआर। कौन सी थी, यूएसएसआर। यूके एकदम लिबरल है सर, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से। फ्रांस भी वैसा ही क्या है, एकदम लिबरल था उस समय, उसको दुनिया का कोई मतलब नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ना फ्रांस की ऐसी भी स्थिति खराब हो चुकी थी, समझना बात को। वहां पे पूरी तरीके से सत्ता किसकी, सोशलिस्ट पार्टी की आ गई थी। किसकी, सोशलिस्ट की। अब एक ही याद रखेंगे, आपके डेमोक्रेटिक बचा हुआ था, वो कौन सा था, यूएस। अब बड़ा मुद्दा, यूके को तो मतलब था नहीं, समझना बात को, तो महारानी वाले लोग हैं वो लोग, तो ठीक है, क्राउन क्राउन चलते रहते हैं वो लोग, ठीक है। अब समझना बात को, यूएस को इसलिए डर था कि अगर चाइना आ गया तो 2 कम्युनिस्ट कंट्री किसमें आ जाएंगे, आपके सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। और सबसे लिबरल दुनिया में कौन है, इंडिया है, समझ रहे को, ठीक। सबसे लिबरल पॉलिसी किसके पास है, इंडिया के पास। इसलिए यूएस ने क्या किया, हमें क्या कहा कि भैया तुम लोग क्या करो, इसका ले लो, किसका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, ठीक। हमने रिजेक्ट किया। रशिया हमें चाहता था कि बने, क्योंकि रशिया चाहता था कि याद रखेंगे, कोई एकदम पावरफुल कंट्री आएगी तो मेरा वर्चस्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पहले यूएसएसआर मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा था, ठीक है। तो सब अपने अपने इच्छा शक्ति की वजह से याद रखेंगे इंडिया को चाहते थे, ऐसा नहीं कि इंडिया से दोस्ती थी इनकी, ठीक। मगर इंडिया ने भी कह दिया नहीं, हम लोग नहीं देंगे, है ना। एक भाई बैठा है रोएगा, जिसका नाम क्या है, चाइना है, ठीक है। अब उसने याद रखेंगे, नेहरू जी ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा है, सुनो बात को, उन्होंने एक खत लिखा सर सीएम को, सारे सीएम को, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर्स को, ठीक है। सुनने की कोशिश करना कि यूनाइटेड नेशन ने, मतलब वहां के मेंबर्स ने, परमानेंट मेंबर्स ने एक प्रपोजल भेजा है हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, कि हम परमानेंट मेंबर में शामिल हो जाएं, ठीक है। मैं आप सबके सहमति चाहता हूं या राय चाहता हूं कि हमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल लेटर अभी भी मौजूद है सर, ठीक है, समझना बात को, ठीक। वहीं पर याद रखेंगे
तो अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा यस होना चाहिए, हम लोग को क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसमें राजन बाबू जो थे उन्होंने डिसएग्री किया सर राजन बाबू की। इसका रीजन ये था, राजन बाबू मानते थे कि हम तो वर्ल्ड पीस वाले लोग हैं, कहाँ बंदूक चलाएंगे, पूरा आर्मी खत्म कर देते हैं। नहीं समझे बात को। राजन बाबू को ये प्रपोजल था, पूरी इंडियन आर्मी खत्म कर दी जाए, इंटरनल सिक्योरिटी की आर्मी खत्म कर दी जाए और हम शांतिपूर्वक रहेंगे। संभव है ऐसा? एक दिन खत्म करके दिखा दो, साइड करके दिखा दो, ठीक है। पता नहीं रायपुर में हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे फिर, ठीक है, समझ रहे बात को। ठीक, तो समझना यहां पर जब पॉलिसी आई तो नेहरू जी ने देखेंगे, उनको एक चीज कहीं ना कहीं डर था इस बात को लेकर कि ये ना जो माओ से तुंग आने के बाद यहां पर चाइना में, ठीक है, वो ताइवान से क्या हो चुका था, चाइना बन चुका था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ चाइना, है ना। बड़ा मुद्दा था माओ जेदांग और माओ से तुंग दोनों की थ्योरी आ चुकी थी कहां पर, चाइना में। अगर हम चाइना को नहीं देते वीटो तो हो सकता है भारत और चाइना के बीच के संबंध और क्या होते, खराब होते, पहला चीज। और उसका इंपैक्ट क्या होता, कम्युनिस्ट के लिए याद रखेंगे एक चीज याद रखना, कम्युनिस्ट जो लोग होते हैं कंप्लीट कम्युनिस्ट ना, दिखावे वाले नहीं, लाल साफा मारने वाले लोग कम्युनिस्ट नहीं होते हैं, समझ रहे को। कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल होते हैं काफी, ठीक है। कम्युनिस्ट की एक अपनी सोच है, अब वो सोच क्या है सुन लीजिए बात को। ये वर्ड को एक ही आपके ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी में मानते हैं, वो ना पार्टीशन नहीं मानते कि ये इसका कंट्री है वो उसका कंट्री नहीं मानते, ये पूरा का पूरा एक ही कंट्री में मानते सबको, पहला चीज। दूसरी बात, कम्युनिस्ट की एक और सोच होती है, याद रखेंगे, ये इक्वालिटी चाहते हैं पूरे। सोशलिस्ट इक्वालिटी की जो बात आती है वो कहां से आती है, कम्युनिस्ट से। और इसलिए जब सोशलिज्म की बात करते हैं तो कहां से लाए हम लोग, रशिया से। आप समझे बात को, ठीक। रशिया भी कम्युनिस्ट है, रशिया भी क्या था, कम्युनिस्ट था। तीसरा है जेंडर जो गैप है वो कभी नहीं मानते हम लोग, इसलिए जेएनयू अगर कभी जाओगे तो पीछे से देख के समझ नहीं आता लड़का की लड़की है, नहीं समझे बात को, बड़ा चोटी है ना, और काला कलर का कुर्ता है, सब 15-17 दिन से वही चल रहा है उन लोग का, ठीक है, समझना बात को। इसको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी देखिएगा जब आर्टिकल 377 की बात होती है तो जेएनयू हमेशा सपोर्ट में रहता है, सुना होगा आपने, ठीक है। याद रखेंगे जब ट्रांसजेंडर की बात होती है तो जेएनयू हमेशा सपोर्ट में रहता है, समझ बात को, ठीक है। इसका रीजन ये है सर कि वो लोग एक ही चीज मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ना नेचुरली बस हो सकता है, समझ बात को, ठीक है। आर्टिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन दुनिया में कोई होना नहीं चाहिए, ठीक। और यही तो नक्सलवाद है सर, यही क्या है, बाद में बन के क्या बना, नक्सलवाद। नक्सलवाद आज का नहीं सर, पुराना वाला, क्लियर रहेगा। तो ये डर था किसको, नेहरू जी को, कि ना कम्युनिस्ट लोग हैं लोग, और कम्युनिस्ट में भी क्या है, माओ है, क्या है आपके, माओ, माओ समझते हो, डर का नाम है क्या, माओ। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि हमारी जो टेरिटरी है उस पर कौन घुसने की कोशिश करेगा, चाइना, और इससे रिलेशंस क्या होंगे हमारे, खराब होंगे। बट हमारा पॉलिसी क्या है, नेबर पॉलिसी, आप समझे बात को। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये पहली पॉलिसी में सबसे खराब बात जो हम लोग कहते हैं हमेशा वो क्या है, वीटो। क्या है आपका, वीटो। हो सकता है वीटो में कुछ गलतियां हूं, मगर हो सकता है कुछ मजबूरियां भी रही होगी, ठीक। सेकंड फेस आते हैं तुरंत अपन, ठीक है, सुनते जाना, अभी लेट तो नहीं हो रहे, कहीं जाना तो नहीं है, नहीं ना, तो बैठो आराम के साथ, क्या करोगे, ठीक है। ऐसे भी घर वाले क्या करेंगे आपको बुला के, है ना, ठीक। 1962 से लेकर 1991, अब इस दौर में क्या हुआ सर, वॉर हो, वॉर होने के बाद दो बार हो गए सर, 62 में भी हुआ, 65 में भी हो गया सर, ठीक है। थोड़ा स्टेबल हुए, शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, समझना बात को। पॉलिटिकल पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था, इधर मोरारजी देसाई और ग्रुप पूरी की पूरी, चौधरी चरण सिंह से लेकर बाकी लोग, और एक तरफ इंदिरा गांधी, समझ बात को, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से याद रखेंगे चीजें शुरू हो गई। 71 में फिर लड़ाई हो गई सर, है ना। हम लोग तो फालतू लड़े हैं वहां पे जाके, है ना। अब फालतू कहो या अच्छा कहो, जो भी कहो, अपने को क्या है ना, ठीक। उसके बाद 75 आते आते तक याद रखेंगे फिर पॉलिटिकल क्या हुआ, चेंजेस सारे शुरू हुए, फिर इमरजेंसी लग जाना, इमरजेंसी के बाद जनता दल का आना, जनता दल के बाद फिर याद रखेंगे क्या होना, गरीबी हटाओ जैसे नारे आना, समझ बात को, ठीक। और उसी दौर पर याद रखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल समझाया था, आप लोगों को बताया भी था, एक फिलिस्तीनी लिबरल आर्मी है, PLA, सुना है आपने, अरे फिलिस्तीन सुने हो, फिलिस्तीन सुने, फिलिस्तीन, हाँ ठीक है। क्या है फिलिस्तीन, आतंक का नाम है, क्या है अभी के समय, एक क्या है, फिलिस्तीनी लिबरल आर्मी जो है, लिबरलाइजेशन आर्मी, वो आतंक का नाम है एक प्रकार से, ठीक है। वो सत्ता चाहती है किसके आधार पर, बंदूक के नोक पर, बंदूक के नोक पर कभी सत्ता किसी को मिली नहीं है, ठीक है। जो नक्सलवाद भी चाहते हैं कि हम सत्ता चले आएंगे, यार भैया पता नहीं आर्मी आए कि कब निकाल देगी पूरी नक्सलवाद को, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, समझना बात को, ठीक। उनके लीडर्स हमारे यहाँ आते थे, यासिर अराफात, बताया था कभी मैंने आपको, क्या नाम था बोलो, यासिर अराफात, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखेंगे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होना, एक बड़ा सदमा था हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल चेंजेस हुए सर, ठीक। फिर अचानक से याद रखेंगे थोड़ा आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे गठबंधन की सरकारें आनी शुरू हो गई, ठीक है। अब उसके बीच में इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई, कोलैप्स,
समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें हुई तो इस समय हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी बढ़ ही नहीं पाई सर। इसमें इसलिए अच्छा हुआ फॉरेन पॉलिसी में कि हम सिर्फ याद रखेंगे पॉलिटिकली हम नहीं बढ़े सर, इस समय हम बढ़े थे किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में। किसमें बढ़े थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस समय कोई देश नहीं सोच पा रहा जिन चीजों को, उसको हमने लाने की कोशिश की। यहां पर एक ही चीज हुई थी, अब वो क्या है आपका? बैंकिंग रिफॉर्म। बोलो बोलो, बैंकिंग रिफॉर्म। दूसरा कहेंगे क्या है? एग्रीकल्चर रिफॉर्म। क्या है आपका? एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपका? ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, आज सच कुछ नहीं हुआ इसमें। अब आते थर्ड में सर, 1990, अभी सुन लो बस, हम सब सुन तो लो, ठीक है। 1992 से लेकर 2014 ये सर हमारा ना गोल्डन पीरियड का हो या ब्रिंगिंग पीरियड का हो इसको, ठीक, क्योंकि 1992 के बाद आई सरकार किसकी? पीवी नरसिम्हा राव की। किसकी? बोलो, पीवी नरसिम्हा राव। एकदम अलग किस्म के मिजाज के आदमी थे वो एक आइडियोलॉजी पे चलना पसंद नहीं करते थे। उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी अपनी पार्टी से थोड़ी अलग थी, है ना, इसलिए काफी कॉन्फ्लिक्ट होते पीवी नरसिम्हा राव को नाम को लेकर, अपन बात नहीं करेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद आई कि इसकी बारी आईजे गुजराल, हरदंग हल्ली देवेगौड़ा, ठीक है, और फिर कौन आए? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब के बाद याद रखेंगे दुनिया के ऐसे राष्ट्र जिनसे हमारे संबंध कभी अच्छे नहीं थे, जैसे लाइक इजराइल। इजराइल के साथ हमारे संबंध हमेशा खराब थे सर, क्योंकि जब भी इजराइल को यूनाइटेड नेशन में शामिल करने की बात हुई, अरे छोड़ो यूनाइटेड नेशन छोड़ो, जब इजराइल को याद रखेंगे इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की बात कही गई, आफ्टर द आलिया, आफ्टर द आलिया, सुना है आपने? आलिया क्या है?